नमस्कार बच्चों। हिंदी ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आज मैं अरुण कुमार मिश्रा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर से एक आदर्श पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है नमक। इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। इस पाठ को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य हैं: आपके शब्द भंडार में वृद्धि करना, आपके सामाजिक दायरे को विकसित करना और अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, विस्थापन की समस्या से आपको अवगत कराना, अपने कर्म से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना तथा देश काल और वातावरण के अनुसार जीवन जीने की कला का विकास करना। पाठ 16 नमक। इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। ये आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित है। इस पाठ की पृष्ठभूमि भारत पाक विभाजन पर आधारित है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए। उन्हीं की भीषण त्रासदी को व्याख्यात करती ये कहानी है। कई लोग ट्रेनों से, कई पैदल चल के आए। इसमें कई बच्चे अनाथ हो गए, कई बहनों ने अपना सुहाग खो दिया, कई बच्चों ने अपने पिता माता को खो दिया। इस तरीके से ये भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगर इसकी प्रस्तावना की बात करें तो हम सब कौन हैं? सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य समाज में रहता है और सामाजिक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अब जो प्राथमिक आवश्यकता है रोटी, उसमें बनाते समय ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा मसाला हम उसमें नहीं डालते तो वो स्वादहीन हो जाती है? इसका संभावित उत्तर मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग सामने नहीं हैं। वो होगा नमक। और कहानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नमक। नमक कहानी 15 की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1979 में हुई। ये उर्दू की लेखिका हैं और इनकी कहानी संग्रह का नाम है जर्द गुलाब। आधुनिक कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अनेक भाषाओं की साहित्य का उर्दू में अनुवाद किया। नमक पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। ये कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र और राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं, लेकिन मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं, निश्चित कर चुके हैं। मुकर्रर मतलब निश्चित। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मनों को नहीं खींच पाई हैं, अर्थात वे आज भी अपने मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके अर्थ मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मुरौवत का मतलब होता है मानवीयता, लिहाज। दरखत मतलब पेड़। उम्दा, अच्छा। स्मगल, गैर कानूनी, अवैध तरीके से सामान इधर से उधर ले जाना। कदर मतलब प्रकार। उर्दू में ये कदर शब्द है ना। कद्र मतलब किसी का सम्मान भी होता है, किसी को भाव देना भी होता है। अक्स मतलब प्रतिबिंब। गोलमाल, गायब होना। नवाजना मतलब सम्मानित करना। इसमें जब पाठ आप पढ़ लेंगे तो कुछ मूल्यांकन के प्रश्न हैं कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों किया था? क्योंकि सीमा पर चेक किया जाता था और नमक ले जाना उस समय गैर कानूनी था। सफिया ने नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने क्यों रखी? क्योंकि वो छुपाकर कोई काम नहीं करना चाहती थी। किसने किसको कहा कि यादें तरोताज़ी कर दिया? ये आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। इस पंक्ति का क्या आशय है? अर्थात जब हमें अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से प्रेम हो जाता है तो वहाँ की स्थिति को ये
व्यंगित करती है। पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया था? नमक की पुड़िया लेकर सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि यह नमक कस्टम अधिकारियों को दुखाकर ले जाए या चोरी छिपाकर। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया लाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, यह गैर कानूनी था। दूसरे, कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान भी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक मिलता है। यह सब सोचकर सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया था। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? नमक की पुड़िया जब भावना के बदले बुद्धि हावी होने लगी तो सफिया का मन द्वंद्व से ग्रसित हो गया। वह कसम में पड़ गई। वह सोचने लगी कि कस्टम वाले पुड़िया ले जाने देंगे या नहीं। यदि उन्होंने उसे ना ले जाने दिया तो उसके वायदे का क्या होगा? उसने सिख बीबी से वादा किया है जो कि सैयद थी, इसलिए उसने सोचा कि यदि वह नमक ना ले गई तो उसका वादा टूट जाएगा। वह वादा नहीं तोड़ना चाहती थी, जान देकर भी वह वादा पूरा करना चाहती थी। यही दुविधा उसके मन में चल रही थी। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो इधर कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीवी का प्रसंग छिड़ जाने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी और वे उसमें खो गए थे। सिख बीवी व सफिया की भावना से वे प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीज़ें याद आ रही थीं। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया था, इसलिए कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं? इन उद्गारों से, इन विचारों से यही स्पष्ट होता है कि चाहे राजनीति या भूगोल देश की सीमाओं को बांट दे अथवा देश को टुकड़ों में बांट दे, लेकिन लोगों के मन को अलग नहीं किया जा सकता। लोगों का मन किसी भी तरह से बंटवारे को नहीं स्वीकारता। एक पाकिस्तानी को दिल्ली प्यारी है तो एक हिंदुस्तानी को लाहौर प्यारा है। ये भावनाएं बताती हैं कि हमें, हमारी भावनाओं को कोई नष्ट नहीं कर सकता, चाहे हम धरती पर कितनी ही सीमाएं रेखाएं बना लें। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठ रहे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आईं। सबसे पहला, भावुकता। सफिया भावुक है, वह सिख बीबी की भावनाओं को मानती है। उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है। यह गैरकानूनी है, यह जानते हुए भी वह भावना को प्रधान मानती है। वायदे की पक्की। सफिया सैयद है, सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। वह नमक ले जाने के लिए हर सही और गलत तरीके पर विचार करती है। व्यवहारिक। सफिया व्यवहारिक भी है, वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है तथा अपने तर्कों से उन्हें पक्ष में करने में सफल होती है। इस तरीके से वह नमक की पुड़िया ले जाने में सफल हो जाती है। अगला जो स्लाइड है उसमें मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बंट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्य के चलते देश के टुकड़े हो जाते हैं, देश कई टुकड़ों में बंट जाता है। भारत भी कूटनीति का शिकार रहा है। भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के कारण 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि लोगों के दिलों में किसी प्रकार की दरार नहीं खींची। लोग आज भी एक दूसरे से मिलते हैं, उनमें वही भाईचारा और प्यार कायम है। हिंदुस्तान में इन दोनों देशों के नागरिक आते जाते हैं। यहाँ से नागरिक इन देशों में जाते हैं। वे एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है कैसे?
नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है। उनमें प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीबी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। इसमें कुछ और प्रश्न हैं। क्यों कहा गया है? क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरब्बत, आदमियत या इंसानियत के नहीं होते? सफिया ने यह बात इसलिए कही कि कानूनों के ऊपर है इंसानियत। इंसानियत से सारी बातें जन्म लेती हैं। कानून हुकूमत के हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत तो प्रेम और भाईचारे का कानून सिखाता है। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है वह पशु है, जानवर है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। सफिया के भाई ने कानूनी पक्ष बताकर नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए मना कर दिया था। उस समय वह भाई पर बिगड़ी और इंसानियत, प्रेम आदि की दुहाई दी। पर जब गुस्सा उतर गया तो उसने पुड़िया ले जाने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अनेक विकल्प सोचे, परंतु हर बार कानून का डर सामने आया। अंत में उसने उसे टोकरी में कीनुओं के नीचे छुपाकर ले जाने का निर्णय किया। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये शब्द कस्टम अधिकारी ने कहे। उसने सफिया से कहा कि कानून अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बत के आगे कानून की भी नहीं चलती। जब मोहब्बत आगे आड़े आ जाए तो कानून धरे रह जाते हैं। वास्तव में इस दुनिया में इंसानियत सब कानूनों से परे है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका की पूरी बात सुनकर उन्हें अपनी ज़मीन, अपने जायदाद, पशुओं की याद आने लगती है। वे भावुक होते हैं और यह बात कहते हैं कि हमारी ज़मीन और हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। इस तरह से पाठ में कुछ और अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। फिर पलकों के कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोई अपने वतन को याद करता है अथवा उसे अपना वतन याद आ जाता है तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती हैं। उसके सफ़ेद आंचल में सितारे की तरह टूटकर वे आंसू समा जाते हैं। यादों की बौछारों से उनकी पलकें भीग जाती हैं। किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? भारत के लौटने के समय सफिया अमृतसर के स्टेशन पुल पर चढ़ती है। वह सोच रही है कि सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताती है, पाक कस्टम ऑफिसर दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम ऑफिसर ढाका को अपना वतन बताता है, जबकि ये तीनों अलग देश हैं। इनका मन अपनी जन्मभूमि में है तथा इनका कार्य क्षेत्र व निवास क्षेत्र अलग अलग हैं। पाठ के आसपास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नमक कहानी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। आज के संदर्भ में स्थिति बदल गई है। वस्तुतः विभाजन के समय की पीढ़ी, उनके जहन में विभाजन की कड़वी यादें भी नहीं हैं। अतः जब दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक लगाव पहले की तुलना में काफ़ी घट गया, इसके बावजूद सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों की एकता को बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सफिया की मनः स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफिया की जगह होते या होती तो क्या आपकी मनः स्थिति भी वैसी होती? सफिया की मनः स्थिति बिल्कुल समयानुरूप थी। जिस द्वंद्व में वह घिरी थी वह उसकी परिस्थितियों की देन है। सफिया का मन भावनाओं की कद्र करता है, उसे किसी कानून या नियम की परवाह नहीं है। जब उसकी भावना पर बुद्धि हावी होने लगी तो उसने बुद्धि से काम लिया। यदि मैं उसकी जगह होता तो हमारी मन स्थिति वैसी ही होती, क्योंकि भावना और बुद्धि दोनों में अंतर है। जब ये दोनों टकराने लगें तो मन का विचलित होना स्वाभाविक है।
भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने मन से शत्रुता का भाव बाहर निकाल दूंगा। अन्य नागरिकों के मन से भी पाक के प्रति भरे जहर को निकालने की कोशिश करूंगा। संस्कृति व खेलकूद के स्तर पर वहां से आई टीमों का दिल से स्वागत करूंगा। सूचना क्रांति के युग में इंटरनेट के माध्यम से वहां के नागरिकों को अपनी भावनाएं प्रेषित करूंगा। ये इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा थी। यह है बच्चों, नमक कहानी की लेखिका ने अपने नज़रिए से अन्य पुरुष शैली में लिखा है। आप सफ़िया की नज़र से उत्तम पुरुष शैली में इस कहानी को अपने शब्दों में कहें। धन्यवाद। ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा।